नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DSSBPYQ के सीरीज़ में। आज हम इस क्रम में जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता को दर्शाता है। तो भारत में जो ठंडे मौसम की विशेषता को दर्शाता है वो ये है कि गर्म दिन और ठंडी रातें। भारत में क्या होता है कि दैनिक तापांतर ठंडी गर्मी इन सभी में काफ़ी होता है। तो ठंडियों में तो सबसे ज़्यादा होता है दैनिक तापांतर, क्योंकि दिन थोड़ा गर्म होता है और रातें ज़्यादा ठंडी होती हैं। यानी कि दिन का टेम्परेचर अगर 17 से 18 डिग्री होगा तो रात आपकी जो है 7 से 6 डिग्री या उससे कम भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में तो और काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, गर्म दिन और ठंडी रातें। थोड़ा मौसम के बारे में देखते हैं। तो मौसम क्या होता है, मौसम जो है आपका तापमान, आर्द्रता, वर्षा व वायु वेग के संदर्भ में प्रतिदिन की प्रतिक्रिया, यानी इन सभी के संदर्भ में जो प्रतिदिन बदलाव आता है उसी को हम मौसम कहते हैं। और जो है तापमान, आर्द्रता और वर्षा जो है ये सभी मौसम के क्या हैं, ये सभी मौसम के घटक हैं। ये सभी मौसम के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है। ये पूछ रहा है कि इनमें से जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है। तो देखिए ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश इन सभी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे यही सेम ऑप्शन हो तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। वैसे जनसंख्या घनत्व के मामले में आपका बिहार जो है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है घनत्व 1106 होती है। और पश्चिम बंगाल में आपकी 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। यानी कि पहले स्थान पर बिहार। अगर ऑप्शन में देखिए बिहार ऑप्शन में है तो बिहार तो सही हो जाएगा। बिहार नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं है तो केरल होगा, केरल भी नहीं है तो उत्तर प्रदेश होगा। और अगर इसका क्रम पूछ ले तो आपको जो है, आपको पता है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में केरल और केरल के बाद में यूपी का नंबर आता है, यानी यूपी का चौथा स्थान है। और अगर पूछे कि सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश का है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व वही होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति किस राज्य में रहते हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा चट्टान क्रम में आग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें और मैग्मा। तो तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है। तो आप सबको पता है कि इसमें जो है आपका कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो इसके बाद में आती हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा कि ये कैसे होती है। तो आग्नेय शैलें जो होती हैं वो उनको प्राथमिक शैल बोलते हैं, यानी सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है। और आग्नेय शैलों के बाद में जो है, आग्नेय शैलों में अपक्षय और अपर्दन के बाद में जो है आपकी अवसादी शैलें बनती हैं। अवसादी शैलों में ये परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद अवसादी शैलों पर दाब, ताप, आयतन तथा तापमान के कारण जब परिवर्तन होता है तब वो कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका आंसर जो है कायांतरित शैल होती है। और इसी कायांतरित शैलों पर जब फिर से जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण गलन की प्रक्रिया होती है तो ये वापस से जो है आपका क्या बन जाता है, तो ये कायांतरित शैल जो है मैग्मा बन जाती हैं। अब यही मैग्मा फिर वापस से ठंडा होता है और फिर वापस से ठंडा होकर फिर ये अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शैल चक्र जो है एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता है। आपका शैल चक्र जो है एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता है। फिर ये अग्नेय बनेगा, फिर अवसादी, फिर कायांतरित, फिर मैग्मा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टानों के बाद में तलछट, अब बीच में एक ऑप्शन तलछट का दे दिया है, अभी पता नहीं क्यों। तो अवसादी उसके बाद दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जो है आपका आ जाएगा कायांतरित शैलें। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जू प्लैंक्टन्स किससे संबंधित होते हैं, यानी जू प्लैंक्टन या प्राणी प्लवक जिसको कहते हैं हिंदी में, वो क्या होते हैं। तो प्राणी प्लवक या जू प्लैंक्टन आपके जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि प्राथमिक उत्पादक, ये इन पर निर्भर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप इतना याद रखो कि जू प्लैंक्टन जो होते हैं या प्राणी प्लवक जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो ये आप सभी को पता है और बहुत पढ़ चुके हो। ये जो है आपका बैरन द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, इस पे स्थित है। और ये जो है आपका 28 मई 2005 को आखिरी बार जो है इसमें विस्फोट हुआ था। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें से मैग्मा और लावा धीरे धीरे करके अभी तक कहा जाता है कि अभी तक इसमें से इसका स्राव हो रहा है। तो मतलब आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है कोकोस प्लेट किसके किसके बीच में स्थित है। तो कोकोस प्लेट के बारे में पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में स्थित है। तो कोकोस प्लेट जो है आपकी वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। अब इसके जो है हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आप देख सकते हो ये है आपकी पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है आपकी, और ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिकन यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, मध्य नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है आपका। तो इसी के बीच में ये है आपकी जो है कोकोस प्लेट, ये इसी के बीच में स्थित है। अब ये लोकेशन आप समझ रहे हो ना, ये पैसिफिक ओशियन है और ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका का नीचे वाला पार्ट है जिसमें मैक्सिको है ऊपर आपका, उसके बाद ग्वाटेमाला है, फिर होंडुरास है, फिर आपका जो है अल सल्वाडोर, ऐसे करके कई सारे यहाँ पे जो है स्टेट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो ये प्लेट जो है आपकी पैसिफिक ओशियन और मध्य जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये यहाँ पे स्थित है। लोकेशन आप ऐसे देख लो, आप याद कर लेना बस। अगर कोकोस प्लेट का पूछे तो आप इन दोनों के बीच में बता सकते हो कि कोकोस प्लेट जो है आपकी वो मध्य अमेरिकी प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछ रहा है कि खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है, यानी पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितनी है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी जो है 14,95,98,000 किलोमीटर लगभग है। यानी कि आप कह सकते हो कि 40.6 मिलियन किलोमीटर लगभग ये जो है दूरी आपकी सूर्य से पृथ्वी के बीच की है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो पूछ रहा है महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर कौन सी झील स्थित है। तो आप ये क्वेश्चन को गैस भी कर सकते हो कि इसमें जो है आपकी चिल्का झील ही होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वुलर और डल झील जो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक झील आपको सभी को पता है कि मणिपुर में है। और तो ऑप्शन में बचा चिल्का झील, ये जो है आपकी महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। ये है आपका महानदी का डेल्टा क्षेत्र। आप यहाँ देख सकते हो कि जो है महानदी का बेसिन जो है वो ऐसे फैला हुआ, और ये महानदी जो है आपकी ये रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। कहाँ से? रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है, और पहले जो है उत्तर की तरफ बह के फिर ये घूमती है और पूर्व की तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाके अपना पानी छोड़ती है, डेल्टा बनाती है अपना। तो और आप यहाँ देखो कि जो है ये है आपका चिल्का लेक। तो दक्षिण में, इस बेसिन के दक्षिण में चिल्का लेक जो है स्थित है। तो बेसिक जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपकी मैप से बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा मैप का भी अध्ययन करो और मैप को अच्छे से देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। वैसे तो इस ऑप्शन में आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे चिल्का ही होगी, क्योंकि महानदी का डेल्टा अधिकतर जो है आपकी उड़ीसा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रकाश वर्ष का माप है का नहीं, मतलब प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी का मापक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समय का नहीं। प्रकाश वर्ष से समय नहीं नापा जाता है, दूरी का माप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि जो है एक प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश जितनी दूरी एक साल में तय करती है उतने को ही हम जो है एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आपको पता है कि जो है जो सूर्य का प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में जो है पृथ्वी पर पहुँचता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी चलेगा। तो जितनी दूरी वो चलेगा उतने को ही एक प्रकाश वर्ष माना जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष जो है आपका ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के जो है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है। तो वैसे तो इस ऑप्शन में जो है और सारे ऑप्शन नहीं, जैसे देखिए इसका क्रम आप देख लो सही से। पहले इसका क्रम जो है वो इयॉन है, पहले नंबर पे इयॉन है, फिर महाकल्प यानी एरा आता है, फिर कल्प यानी पीरियड आता है, और फिर युग यानी इपोच आता है। ये इसका सही क्रम होता है। तो आप इसके सही क्रम को भी नोट कर सकते हो। हालांकि ऑप्शन में इयॉन या महाकल्प तो नहीं है, तो आपका ये इसमें जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। ऑप्शन डी आपका ये सही आंसर हो जाएगा, कल्प। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भूमि के प्राकृतिक रूप यानी लैंड फॉर्म और भूदृश्य यानी लैंडस्केप के बीच में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। तो पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्यम आकार के भाग को लैंडफॉर्म कहते हैं, और कई लैंडफॉर्म को एक साथ मिलाने पर लैंडस्केप बनता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हो कि लैंडस्केप और लैंडफॉर्म में क्या फ़र्क है। तो लैंडफॉर्म आपके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, यहाँ एक छोटा सा आपका आइलैंड है, या आप कह सकते हो एक छोटा सा जो है कई सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये आपके जो यूनिट अलग हैं, इनको सबको हम क्या कहेंगे, इनको सबको हम लैंड फॉर्म्स कहेंगे। ये छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स हैं, एक अलग लैंड फॉर्म है, ये अलग लैंड फॉर्म है, ये आपका अलग लैंड फॉर्म है, ये। अब जब इन सबको हम एक साथ मिला देंगे तो इसको हम लैंडस्केप कहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैंड फॉर्म और लैंडस्केप किसको कहते हैं। तो वही छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स को मिलाकर एक बड़ा लैंडस्केप बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मखरला या लैटेराइट मिट्टी का प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपकी जो लैटेराइट मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हम मैप पे देखते हैं कि ये मिट्टी का विस्तार भारत में किस किस, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका ये आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र आपका ये सबसे सर्वाधिक जो है मात्रा में पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र यानी केरल में इसका जो है सर्वाधिक विस्तार मिलता है। और कुछ मात्रा में ये जो है यहाँ पर मेघालय के पठार में भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में जो आपका उड़ीसा में भी है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी मात्रा में है, और इधर आप देख सकते हो गुजरात और राजस्थान के एरिया में भी पाया जाता है। और फिर आपका जो है आपका बीच में दक्कन के पठार में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये लाल रंग की मिट्टी होती है, जो इस लाल रंग इस आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। और जो है ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। अब किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है, तो कहवा और काजू की खेती के लिए ये मिट्टी जो है बेसिकली प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और
अर्ध सदाबहार वन जो है आपके किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी उत्तर पूर्वी राज्य। अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, ये वाले स्टेट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो इसके उगने के लिए उपयुक्त होता है। यानी उपयुक्त होने का मतलब है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 22 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल टेम्परेचर बना आता है। तो इसके ऊपर जहाँ भी रहेगा वहाँ पे भी वहीं पर ये वन अधिक मात्रा में और सघन रूप से जो है उगेंगे। तो जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन्हीं में ये जो है आइडियल मौसम पाया जाता है, इसलिए आपके जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये वहीं पाए जाते हैं। और अब हम जो है देखते हैं कि भारत में वन की स्थिति क्या है। तो ISFR की जो रिपोर्ट है आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर आपका जो है 24.62% जो है वन है। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपके अर्ध सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहचान करें इनमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश नहीं है। तो हाइड्रोलॉजिकल चक्र के अंश जो होते हैं वो आपका वाष्पीकरण होता है, वर्षण भी होता है, हाइड्रेशन भी होता है, सॉरी हाइड्रेशन नहीं होता है, और कंडेंसेशन होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो है हम देखते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो आपका सागर से वायुमंडल में जो है संघनन के थ्रू जल जाता है, फिर बारिश होती है, वापस से थल पे आता है और फिर वापस से जो है समुद्र में आ जाता है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं कि आपका जो है यही क्रम जो है लगातार आपका चलता रहता है। और जो आपका ये जलयोजन होता है ये उस प्रक्रिया को कहते हैं जब जो है आप ये अनच्छादन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है जब ये जल सैलों के संपर्क में या चट्टानों के संपर्क में आता है तो चट्टानों का वियोजन होने लगता है, यानी इरोजन होने लगता है। तो उस प्रक्रिया में चट्टान टूटने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को जलयोजन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र का आंसर नहीं, यानी कि जल चक्र का आंसर नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि 1 इंच का स्केल जो RF में 4 मील का प्रतिनिधित्व करता है को परिवर्तित करें। तो अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है ये मुझे नहीं पता भाई, ये तो कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, पर इसके जो है एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो 1 इंच जो है मानचित्र में वो पृथ्वी पर 4 मील के बराबर होता है आपके, ठीक है। और 1 मील में मतलब जो ये 4 मील है इसके 1 मील में आपका 63,360 इंच होती है। और आपको 4 से अगर जब इसको गुणा करोगे तो आपको ये एक मान प्राप्त होगा 2,53,440 इंच। अब यही जो है एक की तुलना में RF पर एक की तुलना में जो है आपका एक की तुलना में जो है ये आपको ये उत्तर प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक की तुलना में 2,53,440 इंच, मतलब 1 इंच अगर जो है आपकी मैप पे है तो ये 2,53,440 इंच आपकी पृथ्वी यानी धरातल यानी एक्चुअल में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कर्क रेखा पश्चिम में और पूर्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग तो बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें गुजरात है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसके आंसर में आप देख सकते हो कि ये जो है आपका कच्छ के रण से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ गुजरात में है, तो गुजरात पहला स्टेट हो गया। इधर से अगर आप पश्चिम से देखोगे पूर्व की तरफ, और मिजोरम जो है आपका पूर्व में लास्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इस चित्र को पहचानिए और बताइए कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो आप जो है इस चित्र को देखिए और बताइए। तो एक ये आपको मान लीजिए एक लैंडफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे देख सकते हो आपकी लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन लिखा हुआ है। तो लाइमस्टोन के ऊपर जो ये एक आपकी स्थलकृति बन रही है इसको जो है आपकी कास्ट स्थलकृति हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये होता क्यों है, क्योंकि ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर से बनी हुई होती है और जब नदी इसके ऊपर से इसमें प्रवाहित होती है तो क्या करती है कि कभी कभी थोड़ा सा रिसाव हो जाता है इसमें और ये भूमिगत हो जाती है जल, और भूमिगत होकर इस तरीके के कुछ गड्ढे और इस तरीके से जो है झरने जैसा मतलब एक स्थलकृति का निर्माण करती है। इसी को हम जो है कास्ट स्थलकृति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो संसाधनों का जो आपका वर्गीकरण है उसको हम 4 तरीके में देखते हैं। पहला आपका होता है संभावित संसाधन, पहला है आपका संभावित संसाधन, दूसरा आपका होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है संसाधन भंडार और चौथा होता है संचित कोष। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है तो उनको हम कहेंगे संभावित संसाधन,
ठीक है। और जो है उपवन संसाधन जिनका सर्वेक्षण, उपयोग एवं गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उनको हम कहते हैं विकसित संसाधन, यानी कि अब वो तैयार हैं निकालने के लिए। और वे पदार्थ या संसाधन जो उपलब्ध तो हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में अभी पहुंच से बाहर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं संसाधन भंडार। यानी भंडार है लेकिन अभी वो हमारे क्या है, पहुंच से बाहर हैं। और जो संचित कोष होता है वो आपका संचित कोष भंडार का ही एक हिस्सा होता है, इसी संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन तकनीकी जो है अभी प्रयोग में लाया जा रहा है, परंतु अभी मतलब जो है उसका उपयोग शुरू नहीं किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संचित कोष। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो है आपका उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, संभावित विकसित भंडार और संसाधन भंडार। अब इसी में संचित कोष भी है ऑप्शन में एक आखिरी में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि आपका गोरला मानधाता पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आपका जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि वैसे तो ये थोड़ा बहुत नेपाल में भी है और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका तिब्बत में भी है, तो पर आयोग ने जो है, वैसे तो इसका आंसर सी होगा, और क्योंकि आयोग ने भी इसका आंसर सी माना है, तो आप तिब्बत ही इस पर लगाइएगा। नेपाल में भी है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका तिब्बत में आता है। तो ये 20 क्वेश्चन पहले अभी करिए फिलहाल। और ज्योग्राफी सीरीज़ के 20 क्वेश्चन हो गए हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और आगे की सीरीज़ में भी हम और भी क्वेश्चंस को, और जो जितने भी पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ये 20 क्वेश्चन करिए, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो कुछ